गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। बेटा आज का जो टॉपिक है वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन। क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं तो आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो बचे होंगे क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को अगला जो चैप्टर होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, तो उसके साथ क्वेश्चन को अटैच करके मतलब आज का लेक्चर और एक लेक्चर और जिसमें वर्क, पावर, एनर्जी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों के क्वेश्चंस होंगे। तो दो लेक्चर में दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका 2006 का, अ 0.5 kg बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed at the angle. If the ball is contact with the wall is 0.25 second, then the average force acting on the wall. Average force acting on the wall आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपको टाइम दे रखा है, तो टाइम दे रखा है, मास दे रखा है बॉल का और एक फिगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए फिगर क्या है आपका, ये आपके क्वेश्चन में मास दिया है 0.5 का मतलब 1/2 kg, ठीक है। और आपका दे रखा है स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा दे रखा है, इसका फिगर भी दे रखा है 30 डिग्री और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है विद द सेम स्पीड। टाइम आपका दे रखा है 1/4 सेकेंड, 0.25 है। और आपसे एवरेज फोर्स पूछा जा रहा है और एफ एवरेज क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा। और आपको एक फिगर दे रखा है, फिगर ये एक दीवार है ये, ठीक है। एक बॉल है जो ऐसे स्ट्राइक कर रही है 30 डिग्री पर और यहाँ से ऐसे जा रही है और ये 30 डिग्री ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल, ये आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, अगर इसके मास मान लीजिए m है, स्पीड आपका इसका v है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। इस मोमेंटम को रिजॉल्व कर लीजिए दो डायरेक्शन में, इधर और इधर। तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। तो ये अगर 60 है तो इधर का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलावा कितना हो जाएगा आपका, mv cos 60 और इधर आपका हो जाएगा mv sin 60। बात समझ में आ गई। इसी तरह बॉल इधर जा रही है सेम स्पीड से, तो इसका इधर का कंपोनेंट यहाँ कितना आ जाएगा, mv cos 30, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mv sin 60, क्योंकि cos 30 की वैल्यू sin 60 की इक्वल होती है, ठीक है। और इसका x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा इधर इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा ये mv sin 30। इस डायरेक्शन में कितना हो गया बेटा आपका, mv sin 30, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mv sin या cos में कर लीजिए आप, sin 30 वाली cos 60 की इक्वल होती है, तो ये हो गया cos 60। अब देखिए जरा, इसका मतलब मोमेंटम यहाँ का वर्टिकल डायरेक्शन या वॉल के अलाउंग ये आपका है। इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं, इधर देखिए अब आसान आपका फिगर mv sin 60 और एक कंपोनेंट इधर है और ये वाला देखिए mv sin 60 और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये कितना हो गया बेटा आपका, mv cos 60 और दूसरा इस डायरेक्शन में हो गया x के mv cos 60। बात समझ में आ गई। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, चेंज इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम किसना है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो आपका लिख सकते हैं माइनस mv cos 60 और इनिशियल कितना हो गया, माइनस mv cos 60, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया माइनस 2mv cos 60। इसकी अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 2 मास कितना दिया हुआ बेटा 1/2, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 12, cos 60 की वैल्यूज कितना हो जाएगा 1/2, तो ये इधर कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया आपका 6, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम इस फॉर्मूले में रखिए, एफ एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम आपका हो गया 6 और टाइम कितना दे रखा है 1/4 सेकेंड, तो 1/4 तो ये होगा 6 × 4, इसका मतलब हो गया 24 न्यूटन। ये एवरेज फोर्स आ गया।
उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा और टाइम से डिवाइड करें। कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका, a vertical spring with force constant K is fixed on a table. A ball of mass m at height h above the free upper end to the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by the distance d. The work done in the process is, देखिए इसका फिगर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये टेबल है, इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ऐसे मान लीजिए ये है स्प्रिंग, कुछ ऐसे मैंने बना दिया, और इससे h हाइट पर, कितनी हाइट पे, h, एक आपका मास दे रखा है। मान लीजिए कोई ब्लॉक है जिसका मास है, मास समझ में आ गई, इसको यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन इन द प्रोसेस, इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो स्प्रिंग फोर्स है और दूसरा ये क्या है, इसका h हाइट पे है। तो यहाँ मान लीजिए अगर इसको मैं रेफरेंस लेवल मान ले रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से h हाइट पे, तो मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो फोर्स यहाँ काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, और दोनों कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स u इनिशियल माइनस u फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ अगर ये स्प्रिंग आपकी कॉम्प्रेस नहीं है, ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, तो इनिशियल आपकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इसकी होगी, किसकी, मास की। तो इस ब्लॉक का कितना हो जाएगा, mgh माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मास इस ब्लॉक पे गिरा तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और ये मास नीचे आ जाएगा। मान लिया, और कितना कंप्रेस दिया हुआ है, यहाँ आ गई कंप्रेस होकर के, ये आपको डी दे रखा है। तो इस रेफरेंस लेवल से नीचे जब मास आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh की जब क्या आ जाएगा, डी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा mgh, और ये प्लस हो जाएगा, तो mg कॉमन ले लिए तो प्लस डी हो जाएगा, माइनस हाफ के डी स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन इसमें होगा, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो सिंपल आपको समझना है इसके कॉन्सेप्ट को। और देखते हैं क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है इसमें 2008 में पूछा गया, A cell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kilojoule energy. The initial velocity of the cell is, इनिशियल वेलोसिटी सेल की पूछी जा रही है। कह रहा है कि सेल है, सेल का मास कितना दिया है, मास आपको दे रखा है 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब क्या हो गया, इसको चेंज कर लीजिए, 0.2 kg हो गया, ठीक। मास ऑफ द गन इज 4, मास ऑफ गन इक्वल टू 4 kg, ये तो ठीक है, यूनिट चेंज नहीं करना है। और टोटल एनर्जी जो जनरेट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल के कितना दिया हुआ आपका, 1.05 किलो जूल, मतलब 10⁻³ जूल ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल इज, सेल की वेलोसिटी को अगर हम मान लें, वेलोसिटी ऑफ सेल, वेलोसिटी ऑफ सेल इक्वल टू स्मॉल v मान लेते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ गन मान लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू कैपिटल V मान लेते हैं, ठीक। अब आपको देखिए इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब गन से फायर कर रहे हैं तो
तो सेल की वेलोसिटी हमने v लिया और रिकॉयल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी आफ्टर फायरिंग कैपिटल V। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करिए। तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ द गन कितना दे रखा है, अरे सेल की जो मास है 0.2, इसकी वेलोसिटी लिया है v, ठीक है, और प्लस अगला क्या हो जाएगा, इसका मास 4 इंटू कैपिटल V, ठीक। तो यहाँ से अपना v इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए अगर कैपिटल V की वैल्यूज हम लोग निकालें तो 0.2 अब नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि गन जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो 0.2/4, तो ये आपका आ जाएगा 2 और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2/40 हो गया, तो वो आ गया 1/20, ठीक। तो 1/20 हो गया इसकी वैल्यूज़, और साथ में स्मॉल v भी है, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल v और मतलब v/20 आपका हो गया। अब आपको कह रहा है टोटल एनर्जी इतनी, आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो ये है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी 1.05 इंटू 10⁻³ टोटल एनर्जी। इसके पास वेलोसिटी, इस सेल की वेलोसिटी कितनी, हाफ mv², तो हाफ m की वैल्यूज 0.2, इसकी वेलोसिटी क्या ले आता है स्मॉल v, तो स्मॉल v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप पहले लिख लीजिए स्मॉल v² और प्लस इसकी वेलोसिटी कहाँ गया आपका गन का, तो कितना हो जाएगा हाफ m, इसका मास कितना दे रखा 4 और कैपिटल V²। बात समझ में आ गई। अब आपको देखिए यहाँ स्मॉल v और कैपिटल V है, आपको चाहिए स्मॉल v वेलोसिटी, आप किसका पूछा गया, सेल की वेलोसिटी शायद पूछी गई आपके क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ द सेल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेल में। अब आपको स्मॉल v चाहिए, तो स्मॉल v की वैल्यूज इस कैपिटल V को यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2.2 स्मॉल v² प्लस 1/2, ये तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, और कैपिटल V की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा बेटा स्मॉल v/20 का स्क्वायर। अब देखिए वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ स्मॉल v, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 10⁻3, तो स्मॉल v की वैल्यू आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, यहाँ से दोनों वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा, और उसके बाद ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, और दोनों में वेलोसिटी आ रही है, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी आपका ये हो गया सेल का, और ये किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, ये आपकी हो गई गन की, दोनों का आपने ऐड कर लिया, ये टोटल हो गया और इससे आपका आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है बेटा, वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? 10% का लॉस हो रहा है, कितने हाइट से वाटर को गिराया जा रहा है 60 मीटर, है ना, और किस रेट से गिराया जा रहा है 15 kg पर सेकेंड, 15 kg पर सेकेंड। इसका मतलब ये क्या दिया है m/t, मास अपॉन सेकेंड, और आपसे कह रहा लॉस कितना दे रखा है, लॉस आपको 10% दे रखा है, इसका मतलब बच कितना रहा है 90%, ठीक। कह रहा हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द मशीन, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, P इक्वल टू W/T होता है, तो वर्क डन W/T, और W यहाँ कितना हो जाएगा बेटा mgh/T। तो देखिए m/T तो दे रखा 15, ये हो गया 15, और G की वैल्यू हो गई 10, और H की वैल्यूज कितनी दे रखी 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15 × 90, और ये हो गया 9000 वाट, ये आप कर सकते हैं 9 किलोवाट। बात समझ में आ गई। लेकिन ये तो टोटल हुआ, 10% लॉस हो जा रहा, तो बचेगा इसका 10% माइनस कर दिए, या इसका 90% निकाल लीजिए, तो P डैश इक्वल टू 90% का मतलब हो गया 90/100 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8.1 किलोवाट।
समझ में आ रही बात? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ये आपका ऑप्शन कोई दे रखा होगा, सेकेंड ऑप्शन है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर एनर्जी का, वो है पावर। तो पावर को आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे फॉर्मूले उसमें हैं, ठीक है, और उसी पे क्वेश्चन लगभग अल्टरनेट ईयर में रहता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, एन इंजन पम्प्स। अब ये ध्यान रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2008 में का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और सेम टाइप का क्वेश्चन फिर आपसे आगे भी इसमें पूछा गया है 2010 में, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू a hose. Water leaves the hose with a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which the kinetic energy is imparted to the water? Rate of kinetic energy imparted आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया हाफ mv², ठीक है, और रेट का मतलब पर सेकंड आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ टी रखेंगे भी तो आपको 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ये दे रखा है कि तो वेलोसिटी ऑफ जेट कितना दे रखा है, v। वेलोसिटी ऑफ जेट v क्या दिया बेटा, वेलोसिटी ऑफ जेट, और m क्या दे रखा है, मास ऑफ वाटर पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रही बात? आपसे पूछा है रेट पर सेकंड। सबसे पहली चीज़ तो आपको मास यूनिट लेंथ का m दे रखा है, और ये v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, v इसकी यूनिट क्या होगी, ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब v मीटर 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में जो आपका वाटर है उसका मास निकालिए पहले, मास ऑफ वाटर, ये ध्यान रखिएगा लाइन, मास ऑफ वाटर पर सेकंड, ये काम की लाइन है बेटा। ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ m इंटू वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? ये पर सेकंड है, आपको अब पूछा जा रहा है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया k इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2, मास की जगह पे आ जाएगा mv इंटू v²। इसका मतलब ये हो गया हाफ mv³। ये फॉर्मूला याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो है इसी डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे तभी आपका आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A body of mass 1 kg is thrown upward with the velocity 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to the air friction? एक बॉडी है 1 kg का, उसको 20 मीटर पर सेकंड के से ऊपर के डायरेक्शन में हम थ्रो कर रहे हैं, और ये ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और कितनी हाइट तक गया, 18 मीटर तक। तो कह रहा हाउ मच एनर्जी इज लास्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो सबसे पहले बात, आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो काइनेटिक एनर्जी इसको कितनी दी, आप पहले ये कैलकुलेट करिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के कितना हो जाएगा, या इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv²। तो ये हो जाएगा 1/2, मास कितना दिया है 1, वेलोसिटी कितनी आपको दे रखी है 20², मतलब 400/2, तो 200 जूल हो गया आपका। अब इस बॉल को जैसे ऐसे समझिए, आपने ये बॉल थ्रो किया किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी दी, ये यहाँ तक पहुँचा h हाइट तक, ये कितना दे रखा आपको 18 मीटर। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी में जैसे कन्वर्ट हुई तो इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, तो 18 मीटर पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। P कितना हो जाएगा mgh, m की वैल्यूज कितनी हो गई 1 kg दिया था, और g आपको हो गया 10, और h आपको कितना दिया हुआ है 18, तो 18 में 180, तो 180 जूल आपका हो गया, ठीक। लॉस कितना हो गया, इसके दिया आपने एनर्जी कितना 200 जूल, और यहाँ हाइट तक पहुँचते पहुँचते हो गए 180 जूल, तो लॉस कितने का हो गया 20 जूल। तो ये आपको लॉस निकालना था
200 माइनस 180 इक्वल टू 20 जूल। देखिए कोई ऑप्शन इसमें दिया होना चाहिए, ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has a force constant K. The mass is released from the rest with the spring initially unstressed. The maximum extension produced in the length of the spring will be. ये लाइन याद रखिएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा गया है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर ये मैक्सिमम हटा दिया जाए ना तो आंसर दूसरा हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिए। आपको एक स्प्रिंग, सीलिंग से एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M दे रखा है, इससे अटैच कर दिया गया है, ठीक। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें क्या होगा, द लेंथ प्रोड्यूस्ड इन द दिस। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालते हैं, ऐसा समझिए स्प्रिंग से इसको मास M अटैच कर दिया और ऐसे आपने पकड़ लिया, मतलब इसमें ये नेचुरल लेंथ में है, तो उस समय ना तो स्प्रिंग में एनर्जी होगी और ये आपका, जैसे आप इसको छोड़ेंगे, जब मैक्सिमम, एक पहली लाइन याद रखिए, मैक्सिमम एक्सटेंशन जब भी निकालना होगा तो एनर्जी को बैलेंस करते हैं, और जब क्वेश्चन में सिर्फ एक्सटेंशन पूछा जाए, फाइंड द एक्सटेंशन, तो फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो पहले तो आउट ऑफ सवाल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए एक्सटेंशन पूछा जाए, तो इसमें जैसे आप इसको एक्सटेंशन पूछा जाए, सिर्फ एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि एक ही साथ दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। सिर्फ एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो आपका इसमें mg नीचे लगेगा, ठीक, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी कितनी, बोलिए, mg, ये तो फोर्स हो गया नीचे, इसमें फोर्स कितना लगेगा इस वाले में, बताइए। इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, kx, ये हो जाएगा kx। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यूज क्या होती है बेटा, FSV इक्वल टू आपने पढ़ा होगा kx। तो एक्सटेंशन कितना आएगा, जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो x इसमें एक्सटेंशन आया, तो x की वैल्यूज कितना आ जाएगा, mg/k, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, आपके क्वेश्चन पूछ रहा मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए ध्यान रखिएगा, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। मान लीजिए आपका रेफरेंस लेवल है, मान लीजिए इसमें एक्सटेंशन हुआ x का, नीचे x आया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, डिक्रीज, आप ऐसे लिख लीजिए, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या स्प्रिंग एनर्जी भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन स्प्रिंग एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी घटी, x आपने लिया है ना, इधर नीचे आया x, तो ये हो गया mgx, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ kx², 1/2 kx²। तो एक x तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका बचा x, तो x की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी बेटा, 2mg/k। तो ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्शन दे रखा है, ये भी ऑप्शन दे रखा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपसे सिर्फ एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो mg/k होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो 2mg/k होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि सवाल में आपसे पूछा ये गया है, बट मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो, और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, 2010 का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए होस पाइप, वाटर पासेस थ्रू द पाइप एंड लीव इट विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर इज, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट
लेंथ आपको दे रखा है 100 kg पर मीटर। व्हाट इज़ द पावर ऑफ इंजन, पावर आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई। अभी आपको मैंने इसके पहले इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया है। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv³। सीधे सीधे इसी को यूज़ करते, हाफ m की वैल्यूज कितनी दे रखी है 100, v की वैल्यूज 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा कितना 4, ये आपका आ गया 400 वाट। बात समझ में आ गई। अब अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से कर लेंगे। एज ए फॉर्मूला उसको याद रखिए बेटा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 2010 का क्वेश्चन। ए बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन with stationary ball of double the mass. If the coefficient of restitution is 0.5, then their velocities after collision. क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए। A ball is moving with the velocity 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जो 2 मीटर पर सेकेंड से, जिसका मास मान लेते हैं हम लोग m है। हेड ऑन कोलिजन विथ स्टेशनरी बॉल, ये आपका u1 है। दूसरा बॉल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 0, लेकिन इसका मास पहले वाले का डबल है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यूज कितनी दे रखी है 1/2, ठीक। दियर वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, मतलब आपसे कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है और दूसरे वाले की वेलोसिटी भी पूछी जा रही है आपसे, ठीक। ये पूछा गया। अब आप क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ई की वैल्यूज कितनी दे रखी है 1/2। 1/2 अगर दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका मतलब यह कोलिजन क्या है, इन एलास्टिक है। एलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यूज कितनी होती है 1। इन एलास्टिक, देखिए एलास्टिक के लिए क्या होती है ई की वैल्यूज 1। इन एलास्टिक कोलिजन के लिए 0 लेस देन ई लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में। और अगर ई की वैल्यूज 1 है तो उसको कहते हैं परफेक्टली इन एलास्टिक कोलिजन। तो क्वेश्चन से ये समझ में आ गया कि जो कोलिजन है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन है। बात समझ में आ गई। और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वेलोसिटी v1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई, ये आपका होता है m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपका v1 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। v2 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखिए v2 के लिए m1 m2 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2, और u1 u2 को चेंज कर देते हैं तो ये u2 हो जाएगा 1 प्लस ई, ये आपका हो गया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इन इलास्टिक कोलिजन में। अच्छा, इसी फॉर्मूले से आपका इलास्टिक कोलिजन का भी फॉर्मूला आ जाएगा। अभी आपको मैंने बताया इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यूज कितनी होती है 1, तो ई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और यहाँ आ जाएगा 2m2 अपॉन दिस। ये इलास्टिक कोलिजन का आपने पढ़ा होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए u2 तो 0 दे रखा है, तो v1 जब आप निकालेंगे तो ये वाला पोर्सन क्या होगा, यहाँ u2 है तो ये तो 0 हो गया। अब m1 की वैल्यूज कितनी दे रखी है आपका m, ई की वैल्यूज कितनी दे रखी है 1/2, m2 कितना दिया 2m, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यूज़ हो गई 0। इसका मतलब v1 की वैल्यूज़ तो सीधे 0 निकल गई। और v2 पुट करेंगे आप तो यहाँ देखिए m2 की वैल्यूज़ 2m, और यहाँ पे हो गया देश, इसको सॉल्व, अच्छा इसमें देखिए u2 0 है तो ये वाली वैल्यूज़ तो 0 हो गई, बचा ये कैलकुलेशन। तो v2 के लिए आप देखिए पुट करिए यहाँ 1 प्लस ई, तो ये हो जाएगा कितना 3/2, 1 है और ई की वैल्यू 1/2 दे रखा बेटा। m1 की वैल्यूज कितनी दे रखी है m, u1 कितना दे रखा है 2, u1 आपको दे रखा है 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा 3m, तो 2 तो कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। इसका मतलब v1 0 होगा और v2 क्या होगा 1 होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं।
सबसे पहले बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे डेरिवेशन सारी चीज़ें पता हो। कोई आपको IIT का एग्ज़ाम नहीं देना है जिसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता हो। अगला क्वेश्चन है 25, इसमें आई थिंक क्वेश्चन है 2010 का ही है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा। इफ़ द स्पीड एक्वायर्स इन टाइम t इज़ v, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज़। एक पार्टिकल है, मास उसका दे रखा है m, कैपिटल M। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 दे रखा है। इसका मतलब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इनिशियल इसकी 0 हो गई। अब कह रहा है कि इफ़ द स्पीड एक्वायर्स इन टाइम t इज़ v, t टाइम में उसकी स्पीड 0 से कितनी हो जा रही है? v हो जा रही है। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी k फाइनल इक्वल टू हाफ mv²। आपसे पूछा जा रहा है द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, तो p इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो कितना आएगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ mv² अपॉन t। ये आपका ऑप्शन हो गया। तो ये आपका ऑप्शन क्या दे रखा है? थर्ड वाला। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एक और पूछा गया है 2 साल बाद। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है। फोर्स F ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद द डिस्टेंस d एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज। वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है। एक ग्राफ दे रखा है बेटा, ये आपका फोर्स दे रखा है इधर F न्यूटन में, और इधर आपका दे रखा है डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ठीक, और इस ग्राफ में आपको सिंपल ये दे रखा है 0, 3, 7 और यहाँ दे रखा आपका 12 और ये वैल्यूज़ दे रखी है 2। बात समझ में आ गई? अब आपसे वर्क डन, फोर्स टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं यू विल गेट वर्क डन। तो वर्क डन फोर्स इसकी एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये देखिए 3 से 7 है, ये हो गया 4 और इधर कितना हो गया? 2 प्लस ये ट्रायंगल है 1/2 बेस 7 से 12 तो यहाँ हो गया 5 और हाइट कितनी हो गई? 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 प्लस 5, यह आ गया 13 जूल। आसानी से आपका सवाल हो गया। इस सवाल में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस इफ़ वर्क इज़ डन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ता है? ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है और एक ब्लॉक है, इसको जैसे आप यहाँ h हाइट पे ले गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। और फोर्स किधर लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है mg, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क डन हो रहा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। थ्योरेटिकल सवाल आसान। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड। बहुत ही आसान है। 20 मीटर से आपका एक यहाँ से 20 मीटर से एक आपका ड्रॉप किया जा रहा है स्टोन, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होती है? √2gh। तो ये हो गया 2g की वैल्यू 10 और हाइट आपको दे रखा 20। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? ये 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन, अच्छा एक खास बात देखो बेटा, कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चंस में नहीं है और ना ही कोई इतना टफ क्वेश्चन है जो आपको परेशान करे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज द हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ।
द पावर एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। पावर आपसे पूछा जा रहा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, F.V या FV cos थीटा। ठीक, तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए पहली चीज़। फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, और वेलोसिटी फोर्स की वैल्यूज क्या होगी, mg, v आप कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वैल्यू थीटा 0 रख लेते हैं। अच्छा, जब ऊपर से नीचे आएगा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी, वी मैक्सिमम होगा उस समय, अर्थ सरफेस के नज़दीक जी की वैल्यूज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब जब वो स्ट्राइकिंग पोजीशन में होगा उस समय पावर क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि जी भी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और थीटा तो आपका फोर्स भी नीचे लग रहा है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो एफ और वी के बीच की एंगल कितना होगी, 0। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। बात समझ में आ गई। तो ये आपका इसका लॉजिक हो जाएगा कि पावर तब मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, a mass m moving horizontally along x axis with the velocity v and stick to a mass 3m moving vertically upward along y axis with velocity 2v। ठीक है, the final velocity of the combination is, हम देखिए इसमें क्या दे रखा है, मास आपका दे रखा है m, एक मान लीजिए एक बॉल है, मास m दे रखा है, x डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक, और दूसरा जो बॉल है उसका मास आपका दे रखा है आई थिंक 2m 3m दे रखा है 3m, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, मूविंग विद द वेलोसिटी 2v। आपसे पूछा जा रहा है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो कॉम्बिनेशन की आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करिए। यहाँ पे ये x डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा mv आई कैप प्लस ऑप्शन भी आई जे के में ही दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा मास 3m और ये 2v, तो 6mv जे कैप और इक्वल्स टू, दोनों का मास कॉम्बिनेशन का पूछा जा रहा तो 4m हो जाएगा, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी को हम v1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा v1, तो v1 की वैल्यूज यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो v1 इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, mv/4 आई कैप प्लस m, तो यार कैंसिल ही कर दो, उसको लिखने की क्या ज़रूरत है, v/4 आई कैप प्लस 6/4 मतलब 3/2 जे कैप। देखो कोई ऑप्शन ऐसा दिया होगा, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है 1/4 v आई कैप और 3/2 ये v जे कैप, ये v होगा बेटा, तो ये आपका वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज u इक्वल टू a/r² माइनस b/r, वेर a and b आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपका सबसे पहले तो du/r के टर्म में दिया है ना बेटा 0, और सेकेंड डेरिवेटिव d2u/dr² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन याद तो होना चाहिए। अब u इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, u इक्वल टू दिया a/r² माइनस b/r। समझ में आ रही बात, देखिए कैसे निकालेंगे, r की वैल्यूज आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करिए du/dr, तो ये इसका डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट दिया है, ये तो रहेगा, और r पे पावर इसको -2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा -2/r, r पे पावर -3 मतलब -2/r³। तो आप इसको लिख सकते हैं इंटू -2/r³ माइनस b बाहर, इसी तरह इसका क्या हो जाएगा 1/r का -1/r²। तो आप इसको 0 करिए, तो du/dx इक्वल टू du/dr 0 करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा -2a/r³ माइनस
ये प्लस हो गया बी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए आप, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन आर क्यूब इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आर, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट बी आर इक्वल टू 2a। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a बाई बी। ये ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन अब इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, क्योंकि आर की एक ही वैल्यू जा रही है। तो सीधे सीधे आप ये ऑप्शन में भी आपको दे रखा, सीधे यहीं से मिल जाएगा। हालांकि सेकेंड डेरिवेटिव आप चाहें तो इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, आर की वैल्यूज़ पुट करिए उसमें, और वह वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। बट आपका ऑप्शन मिल गया, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं करना कि पूरे स्टेप्स को दिखाना है कि आप उसको सॉल्व करें, टाइम आपको बचाना है। बस ये कंडीशन याद होनी चाहिए बेटा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है थोड़ा सा बेटा। दिया हुआ 2 स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ मास एम एंड एम, दोनों का मास सेम दे रखा है, रेस्पेक्टिवली कोलाइड। ए इज़ एट रेस्ट इनिशियली एंड बी इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v along x axis. After collision, b has a velocity v/2 in the direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after the collision in the direction. आपसे मास A का डायरेक्शन पूछा जा रहा है। पहली चीज़ इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक रफ फिगर बना लेते हैं। A आपका दिया हुआ रेस्ट पे है, मान लीजिए A है, ठीक, और इसकी वेलोसिटी 0, और दूसरा जो B था u1, उसकी वेलोसिटी v दे रखा है, ये है B। मास क्या क्या दे रखे हैं, दोनों के मास सेम है, इसका भी मास m है और इसका भी मास क्या है, m है। कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं कि B जो है, B किधर जा रहा था, B नीचे x डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, B इधर गया, किस वेलोसिटी से जा रहा है, v/2 से, ठीक है। आपसे पूछा ये जा रहा है द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओरिजिन, द मास A मूव्स आफ्टर कोलिजन विद द वेलोसिटी। ये मान लीजिए आपका x डायरेक्शन है, इसको इधर लिख लेते हैं बेटा v/2। सपोज कर लीजिए ये इधर जा रहा है थीटा एंगल पे, ये x एक्सिस से इसका एंगल पूछा जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं v1 मान लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि ये थीटा कितना होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करिए। इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी, इसका मोमेंटम 0, x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये आपका 2 डायमेंशनल है तो मोमेंटम आपको x एक्सिस के अलॉन्ग पहले कंजर्व कराइए। यहाँ लिखिए x एक्सिस के अलॉन्ग आपका x एक्सिस, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे आपका x एक्सिस के अलॉन्ग इसका तो मोमेंटम है ही नहीं, इसका मोमेंटम सिर्फ आपका है, तो क्या हो जाएगा आपका मास, इसका भी m है, इसका भी m, m v1 cos थीटा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपका m तो कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया cos थीटा इक्वल टू सिंपल v/v1। ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब y एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्वेशन मोमेंटम को लगाइए, तो इसका क्या हो गया 0, y एक्सिस के अलॉन्ग इसका भी 0। इधर बताइए ये आपका कितना हो जाएगा, y एक्सिस के अलॉन्ग इसका मास m, वेलोसिटी v/2, और इसका y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, m v1 साइन थीटा। बात समझ में आ गई। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यूज निकालिए, मास तो आपका 0 में चला जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -v/2 अपान v1। ये हो गया इक्वेशन 2। चूँकि आपका ऑप्शन 10 के टर्म में दे रखा है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू -v/2v1, और कॉस थीटा इसकी वैल्यूज रखिए तो ये पलट जाएगा v1/v, तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो गया -1/2 आ गया, इधर आपका आ गया tan थीटा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से देखिए ऑप्शन चूँकि आपका कुछ ऐसा दे रखा है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1/2 विद x एक्सिस। तो ऑप्शन इसका
दे रखा है सेकेंड ऑप्शन होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप कुछ किताबों में इसके सॉल्यूशन को tan थीटा इक्वल टू 1/2 भी लिखा हुआ है तो वो सही नहीं है, ये ध्यान रखिए कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आप ये एंगल नीचे ले लेंगे तो आपका ये आएगा tan थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपको पता नहीं तो हमेशा अपर डायरेक्शन में ही लेके स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेटा, ऐसा क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। अ कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट सो दैट इट्स इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p0। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज़ प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस, और पावर की वैल्यूज़ कितनी ले रखी है आपके क्वेश्चन में p0। आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, और आपके ऑप्शन में टाइम के टर्म में दे रखा है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें द कार ऑफ मास m, इसका मतलब मास m गिवन है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस आपका पावर जो होगा p इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, f इंटू वी। f इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए, m a इंटू वी। इसको आप ले सकते हैं m a को ले सकते हैं dv/dt इंटू वी, या इसको ले सकते हैं mv dv/dt। ये हो गया p इक्वल्स टू, बात समझ में आ गई। यहाँ से आप लिख सकते हैं v dv इक्वल टू p/m। अच्छा, पावर आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आई थिंक p0 दिया हुआ, तो इसको p0 लिख लीजिए। तो ये हो गया p/m v dv, और ये dt हो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए आप। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v²/2, और इसका आ जाएगा p0m इंटू टी। अब आपको यहाँ से v की वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आएगा बेटा, v² इक्वल टू 2p0 t/m। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √2p0/m √t। दोनों को एक ही में ले सकते हैं, इसलिए अलग लिखा। 2 कांस्टेंट, p0 गिवन है कांस्टेंट, m कांस्टेंट है, इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा, t। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन दे रखा होगा इसमें क्वेश्चन में, देखा जाए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ½ mv², और फिर पावर इक्वल टू, अभी आपको इसको पहले क्वेश्चन कराया था, पावर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो ½ mv² अपॉन क्या आ जाएगा, t। वहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तब भी आ जाएगा आपका बिना इंटीग्रेशन के। बट एक क्वेश्चन मैं उस पर करा चुका था उस तरीके से, इसलिए इसको अलग तरीके से कराया ताकि आपको और कॉन्सेप्ट सीख पाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनिफॉर्म फोर्स 3I + j, एक फोर्स दे रखा है 3I + j। क्वेश्चन को मैं पढ़ दूंगा आपको। यूनिफॉर्म फोर्स 3I + j न्यूटन acts on a particle of mass 2 kg, hence the particle is displaced from the position 2I plus k cap meter to the position 4I plus 3j minus k meter. The work done by the force on the particle, वर्क डन कैलकुलेट करना है। फोर्स दे रखा है, मास आपको दे रखा है 2 kg, और आपका इनिशियल पोजीशन r इनिशियल आपको दे रखा है 2I plus k, और r फाइनल आपका दे रखा है बेटा 4I plus 3j minus k कैप। अब आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन क्या होगा। देखिए यहाँ इनिशियल और फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर d इक्वल टू r फाइनल माइनस r इनिशियल। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4I minus 2I 3j, इधर तो j है ही नहीं तो प्लस आपका 3j हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, और माइनस k से माइनस k, तो माइनस ये हो जाएगा 2k कैप। डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट
फोर्स कितना दे रखा है 3i प्लस जे कैप डॉट 2i प्लस 3j माइनस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए। आई वाले का आई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 या 6, जे का जे में तो प्लस कितना हो जाएगा 3, के यहाँ है -2, इसमें के 0 मान सकते हैं तो प्लस 0, तो कितना आ जाएगा 9 जूल। ये देखिए कोई ऑप्शन शायद दे रखा होगा, देखते हैं क्या है ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन आपका इसमें दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखिए कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, और ख़ास बात कोई भी कैलकुलेशन टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपको सॉल्व करना रहे, समझाना रहे, क्वेश्चन लिखना ना रहे तो आप मैक्सिमम इसको 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक है, a block of mass 10 kg moving in x direction with constant speed 10 meter per second is subjected to retarding force F equal to 0.1x joule per meter during its travel from x equal to 20 to 30 meter. Its final kinetic energy will be, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जा रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मास आपका 10 kg, ठीक है, मूविंग इन एक्स डायरेक्शन दे रखा है विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और आगे क्या कह रहा है, इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स एफ इक्वल्स टू फोर्स कितना दिया 1/10x, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है x 20 से लेकर के x बराबर 30 तक। तो आपसे पूछा जा रहा है इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो बेटा, मास 10 एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv²। सॉल्व करिए 1/2, मास आपको 10, वेलोसिटी 10, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 500 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब जैसे कोई बॉडी इस एनर्जी से चला k इनिशियल, और इसको रिटार्डिंग फोर्स इधर लग रहा था, धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होगी लॉस होगी। तो फाइनल आप एनर्जी निकालिए। फाइनल एनर्जी निकालने के बाद आपसे पूछा ये जा रहा है, बेसिकली फाइनल एनर्जी ही पूछी जा रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो लॉस पता चल जाएगा कितना होगा। अब इसमें से ये रिटार्डिंग फोर्स इधर है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसकी एनर्जी को लॉस कराएगा, ठीक है। मान लीजिए फ्रिक्शन है, तो वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, जितना वर्क करेगा उतना ही लॉस कराएगा। रिटार्डिंग फोर्स W इज इक्वल्स टू क्या होता है F इंटीग्रेशन ऑफ F dx। F की वैल्यूज कितनी दे रखी है 1/10, कांस्टेंट बाहर x dx, और लिमिट कितनी दे रखी है बेटा आपका 20 to 30, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 to 30। अब इसको सॉल्व करिए, तो 1/10 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, तो 1/2 लिख लिया, और x² का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। सॉल्व करिए 1/10 और यहाँ 2, 900 माइनस 400, 500 हो गया आपका, ठीक है। तो ये 0 ये कैंसिल, और ये कैंसिल है 25 जूल। इसका मतलब इतनी एनर्जी क्या होगा लॉस हुई, वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स। और टोटल कितना था 500, तो 500 में से इतना लॉस हो गया 25, तो बचा कितना 475 जूल। कितना हो जाएगा बेटा 475 जूल फाइनल काइनेटिक एनर्जी बचेगी, क्योंकि इनिशियली इतना था, लॉस हो गया तो बचेगा इतना। समझ में आ गई बात। तो ये कोई ऑप्शन दे रखा 475 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, टू सिमिलर स्प्रिंग P एंड Q हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट KP एंड KQ। आपको क्वेश्चन में KP इज ग्रेटर देन KQ दे रखा है। दे आर स्ट्रेस्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट केस A, देन बाय द सेम फोर्स केस B। द वर्क डन बाय स्प्रिंग WP and WQ are related as in case A and case B respectively। ठीक,
एक बार सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया, सेम एक्स मान लीजिए, ये पहला पार्ट है ए, और दूसरे में क्या लगाया गया, सेम फोर्स, ये दूसरा पार्ट है। तो आपको कंपेयर करना है वर्क डन। बात समझ में आ गई? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो पहली स्प्रिंग P की अगर हम बात करें तो WP इक्वल टू हाफ के पी एक्स स्क्वायर, सेम एक्स है। तो दूसरे वाले में WQ में क्या आ जाएगा, हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के अलग अलग हैं, सेम अमाउंट स्ट्रेच कर रहे हैं, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, WP अपान WQ, ये हो जाएगा बेटा KP बाई KQ। अब आपका क्वेश्चन में दे रखा KP इज ग्रेटर देन KQ, तो इसका मतलब ये हुआ KP बड़ा और KQ क्या है, छोटा है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हो गया WP इज ग्रेटर देन WQ। ये तो पहला केस हो गया। सेकेंड केस में क्या करा, सेम फोर्स। तो ये आपने पढ़ा होगा, स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, KX। बात समझ में आ गई? तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, F बाई के, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो W इक्वल्स टू हाफ, यहाँ से x की वैल्यू F बाई के हो जाएगा, तो K F स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आ गया हाफ F स्क्वायर बाई के। बात समझ में आ गई? इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि फोर्स क्या है, सेम है, तो K पे डिपेंड करेगा। तो W इक्वल्स टू आपका आ गया 1/2 P के केस में F स्क्वायर अपान KP, और WQ कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 F स्क्वायर अपान KQ, क्योंकि दोनों का में फोर्स सेम है तो फोर्स को तो सेम ही रखा, इसमें कांस्टेंट अलग अलग है। अब देखिए KP अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से दोनों को डिवाइड कर लिया आप सबसे पहले, तो WP अपान WQ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, KQ अपान K, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, तो KQ अपान KP आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये है, अब आपको क्या दिया, KP बड़ा दिया, तो KP अगर बड़ा होगा तो WP क्या होगा, छोटा होगा, तो इसमें उल्टा रिलेशन आ जाएगा, WQ इज़ ग्रेटर देन WP, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों इसमें, दोनों पार्ट में अलग अलग निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइवन बाय ए मशीन delivers a constant power k watt, power k watt. If the particle is start from rest, the force on the particle at time t is, फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पार्टिकल ऑफ मास m ड्राइवन बाय मशीन डिलीवर कांस्टेंट पावर, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u आपको 0 दे रखा है, ठीक। तो t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, तो u तो 0 है, तो v बराबर क्या हो जाएगा ए टी। बात समझ में आ गई? और आपसे पावर p इक्वल्स टू क्या होता है, f इंटू वी। बात समझ में आ गई? f इक्वल टू क्या होता है, ma इंटू वी, v की वैल्यू यहाँ से क्या है, ए टी, तो पुट कर दो ma स्क्वायर टी। बात समझ में आ गई? P इक्वल्स टू आया ma स्क्वायर टी, ए की वैल्यूज़ कितनी होगी, f बाई एम, तो m f स्क्वायर बाई एम इंटू टी, एक m कैंसिल हो गया, तो ये हो गया f स्क्वायर टी बाई एम, ठीक। और p की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है, k, पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा k इक्वल टू एफ स्क्वायर टी अपान एम। आपसे f पूछा जा रहा है, तो f इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एम के बाई टी का अंडर रूट। देखो ये ऑप्शन कोई होगा, कौन सा ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एम के बाई टी। क्लियर? तो सवाल में कुछ खास नहीं है, बिल्कुल आसान है, और कैलकुलेशन तो है ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ वैल्यूज पुट करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन है इसमें, टू पार्टिकल ए एंड बी
मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2, कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखा v1 एंड v2 एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर आर r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली, द कंडीशन फॉर द पार्टिकल a एंड b फॉर दियर कोलिजन इज। एक अच्छा क्वेश्चन है। टू पार्टिकल ए एंड बी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दो पार्टिकल हैं ए और बी, ए v1 वेलोसिटी से चल रहा है और बी आपका v2 वेलोसिटी से चल रहा है, और दोनों वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। कह रहा कि ये कंडीशन बताइए और दोनों का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसकी पोजीशन क्या है, r2 है। आगे ये आपसे क्वेश्चन में कहा है द कंडीशन फॉर द पार्टिकल ए एंड बी फॉर दियर कोलिजन। ये अगर चल रहा है तो इनका कोलिजन कब पॉसिबल है। मान लो अगर ये तभी पॉसिबल है अगर t टाइम बाद दोनों की पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे, कोलिजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे ऑक्युपाई सेम पोजीशन आफ्टर टाइम टी टाइम बाद अगर दोनों की सेम पोजीशन आ जाए, पोजीशन वेक्टर, तो इसका मतलब कोलिजन होगा। तो टी टाइम बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कितना चलेगा, v1 इंटू टी, और पहले पोजीशन वेक्टर क्या था, r1, तो इसका पहले वाले का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r1 प्लस v1 इंटू टी, और दूसरे वाले का हो जाएगा r2 प्लस v2 इंटू टी, और दोनों टी टाइम बाद इसका पोजीशन ये हो गया है और एक ही हो गया, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा r1 माइनस r2 इक्वल टू टी ब्रैकेट में v1 माइनस v2 माइनस v1। तो t इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा बेटा, t इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए t टाइम है, वेक्टर तो है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा आपका r1 माइनस r2 अपान v2 माइनस v1। टाइम है तो मॉड ले लीजिए, वेक्टर तो है नहीं। अब इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2 इक्वल टू r1 माइनस r2 मॉड अपान v2 माइनस v1 मॉड विद इन ब्रैकेट v2 माइनस v1। ठीक, इसको इसके नीचे ला दीजिए, तो देखिए ऑप्शन आपका मिल गया r1 माइनस r2 अपान मॉड ऑफ r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान मॉड ऑफ v2 माइनस v1। ये ऑप्शन कोई आपको देखिए दे रखा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्या दिया हुआ, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर विद द वेलोसिटी v0। 20 मीटर से एक बॉल को v0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। इट कोलाइड विद द ग्राउंड, लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन। 50% एनर्जी, जितनी भी एनर्जी उसके पास थी उसके 50% लूज कर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 50% ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, द इनिशियल वेलोसिटी v0 इज। इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो जब उसको बॉल को थ्रो करेंगे, कितनी हाइट से थ्रो कर रहे हैं बेटा ये, 20 मीटर। तो सबसे पहले उस समय उसके पास एनर्जी कितनी होगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी हाइट पे, और थ्रो कर रहे हैं तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक भी होगी। तो इसका मतलब हाफ mv0 स्क्वायर प्लस mgh। कह रहा है इसका 50% लॉस हो जा रहा है। ये टोटल एनर्जी थी, उसका लॉस 50% का मतलब कितना हो गया, 1/2। और ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ये कितनी दोबारा से सेम हाइट तक जा रहा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से v0 की वैल्यूज निकाल लीजिए, और आपके पास हाइट दे रखा है 20 मीटर और g आपको दे रखा है 10, और आपको दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी v0 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया। जब आप उसको थ्रो कर रहे हैं
तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। ये उसका 50% लॉस हो गया तो 50% बचा आपका। जितना बचा 50% वही एनर्जी फिर किस में होगी, एच हाइट तक जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/4 mv0² प्लस हाफ mgh इक्वल टू mgh। इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो 1m तो कैंसिल ही कर दो, तो 1/4 v0², ये कितना आ जाएगा gh माइनस हाफ gh, तो ये हो जाएगा gh/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो v0 इक्वल टू हो जाएगा 2gh/√। तो 2g की वैल्यू 10 और हाइट कितनी दे रखी है 20/√। तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, नोट करिए बेटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस a block of mass m moving at a speed v collide elastically with another block of same mass m which is initially at rest. After collision, the first block moves at angle theta to the initial direction, has speed v/3. The second block's speed after the collision is। आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि कोलिजन आपका इलास्टिक है और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। बात समझ में आ गई। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी को हम कंजर्व करने जा रहे हैं। ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, मूविंग विथ स्पीड v कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास इनिशियली एट रेस्ट। दूसरा एक और ब्लॉक है m, ये रेस्ट पे है, इसका कोलिजन हो रहा है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि जो अगला ब्लॉक है, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव विथ एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल। दूसरा जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है v/3, मास तो वही रहेगा। द सेकेंड ब्लॉक की आपसे स्पीड पूछी जा रही है। ठीक है, तो हम कंजर्वेशन को आप मोमेंटम लगा ही नहीं रहे हैं कि ये थीटा की हमें ज़रूरत पड़े, हम एनर्जी को कंजर्व कर दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी बेटा 1/2 mv², इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, एक बॉल ये है एक ब्लॉक तो हाफ m, इसकी वेलोसिटी क्या है v/3 का स्क्वायर, अगले वाले के जिसका निकालना है तो 1/2 m, मान लीजिए इसका v1 ले ले रहे हैं। ठीक है, v1 कैलकुलेट करना, तो m कैंसिल कर दो, पहले 1/2 भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या बचा v² और यहाँ हो गया v²/9 और प्लस क्या हो जाएगा v1²। इसको ट्रांसपोज कर लो इधर, तो v1² इक्वल टू क्या हो जाएगा v9 - 1 8v²/9, तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2 v/3। ये ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। अब बेटा इसके क्वेश्चन मैंने आपको आधे से ज़्यादा करा दिए, कुछ क्वेश्चन इसके वर्क पावर एनर्जी के और बचे हुए हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसके क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कम क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके साथ अटैच करके अगले लेक्चर में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।